अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच अब सबके प्यार भरे फीडबैक का। उसी कहानी का पार्ट 2 आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, जिसका पार्ट 1 मैंने आपको सुनाया था। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर कर दूं। जब मैंने पार्ट 1 रिकॉर्ड किया था तो उस वक्त मुझे हल्का हल्का बुखार था, और अगले ही दिन फिर मैं पार्ट 2 रिकॉर्ड करता होता हूँ। लेकिन अगले दिन फिर मुझे शदीद बुखार हो गया था, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था। आज काफ़ी हद तक बेहतर हूँ, कंप्लीट ठीक नहीं हूँ, बुखार तो अभी भी है। लेकिन मैंने कहा स्टोरी आप लोगों के लिए लाजमी रिकॉर्ड करनी है। तो इतनी तेज़ कल मुझे बुखार था कि मैंने जो स्टोरी थी कल सुनाई, फिर से मुझे लगा कि मैंने पता नहीं गलत सुनाई सही सुनाई। मैं थोड़ा सा कमज़ोरी फील कर रहा था, टेम्परेचर था। तो मैंने अपनी कहानी को पहली दफ़ा सुना है, और जब मैंने अपनी कहानी को ऐसे सुना है, कुछ पॉइंट्स होते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचा हूँ, मैंने कहाँ तक कहानी सुनाई थी, क्या पॉइंट्स मैंने कहानी के सुनाए हैं। तो जब मैंने अपनी कहानी को सुनना शुरू किया है, यकीन मानिए मैं खुद सुनता गया। मुझे ऐसा मज़ा आ रहा था, मुझे नहीं लगा कि मैंने कहानी सुनाई है। और मैं अपनी कहानी सुन रहा हूँ, मुझे कहानी सुनते हुए इतना मज़ा आया। ऐसा लगा जैसे कोई कहानी सुना रहा है, उसका स्टाइल ऐसा अच्छा है कि मैं कहानी सुनता रहा और बहुत ज़्यादा एंजॉय करता रहा। तो मैंने बड़े यूँ समझे बहुत लंबा अरसा, शायद पहली दफ़ा या शायद दूसरी दफ़ा खुद से अपनी कहानी को सुना है और बहुत एंजॉय किया है। और इस कहानी के हवाले से एक और बात भी बता दूँ। ये कहानी मैंने आपको सुना तो दिया, लेकिन इस कहानी के एंड में ज़रूर सुनिएगा। एक बहुत बड़ा राज, इतना बड़ा राज कि आप परेशान हो जाएंगे इस कहानी के हवाले से। तो आइए मैं देर नहीं करता, कहानी को वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ पे कल मेरी आखिरी लाइन थी। मैंने लिख ली अपनी लाइन, वरना मैं अपनी लाइनें नहीं लिखता बुखार की वजह से। उन्होंने भी तुमसे मिलने के लिए कहा था, लेकिन ये था आज का पार्ट 1। पार्ट 2 कल सुनाऊंगा। ये मेरा आखिरी जुमला था जो मैंने पार्ट 1 में आपसे कहा। ये जो वक्त था, जिस वक्त की मैं कहानी सुना रहा हूँ, इन लोगों से मैं मिल चुका हूँ ज़िंदगी में, ऐसे लोगों से। ये इतने नेक सीरत खूबसूरत तो होते थे, नवाबों की औलादों में से थे, लेकिन इतने नेक सीरत लोग होते हैं। इनको बाकायदा अदबो आदाब, उठना बैठना, बात करना, मिलना, झुक कर सलाम करना, कोई चीज़ खाने पीने के लिए लेके आनी है तो कैसे आके पेश करनी है, ड्रेसिंग, हर चीज़ ज़िंदगी की बाकायदा इनको अदबो आदाब सिखाए जाते थे। और ये झलक कोई भी इनसे मिलता है तो झलक नवाबों की फैमिली की नज़र भी आती है। तो जब माँ अपनी बेटी महाजबीन को वो कहानी सुना रही थी, जिसकी परवरिश भी वैसी ही नवाबों के तौर इतवार जो तरीके होते हैं अदब आदाब के, वैसे ही तरीक़ों से उसको भी पढ़ाया लिखाया और अदब आदाब सिखाए गए थे। वो अपनी माँ की कहानी बैठी सुन रही थी, जहाँ माँ ने उसको बताया था कि उसकी माँ भी ऐसा ही समझती थी कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वहम है, ख्वाबों की ताबीर उन्होंने समझ ली है। उनको यकीन नहीं था, लेकिन जिस तरह उन्होंने दरवाज़ा खोला टांग मार के, और फिर उनके हाथ पे, सर पे शफ़क़त का हाथ रखा गया, और जो उन्होंने कहानी में भी बताया, तो माँ जमीन को भी ऐसा लगा जैसे माँ की कहानी सुनते हुए उसकी भी सिचुएशन वैसी है जैसे उसकी माँ के दिल में शकूक व शुबात थे। उसकी माँ को भी एक वक्त था जब यकीन नहीं आया था, और इस कहानी को सुनते हुए माँ जबीन को भी यकीन नहीं आया। लेकिन उसने माँ से इजहार नहीं किया। पूछा ज़रूर, कब मिलेंगे वो मुझसे, मैं उनसे मिलने के लिए बेचैन हूँ। तो वहीं से कहानी शुरू, जहाँ पे माँ ने कहा लेकिन तुम्हें इंतज़ार करना होगा। जहाँ पे मैंने कल कहानी ख़त्म की थी, तुमसे उन्होंने मिलने के लिए कहा है, लेकिन तुम्हें उसके लिए इंतज़ार करना होगा। हाजमी ने माँ से पूछा, कब तक इंतज़ार? उन्होंने कहा, जैसे मुझे नहीं पता था कि कब मेरे ऊपर यह राज खुलेगा और वो मुझसे मिलेंगे, इस तरह तुम्हारे लिए भी अभी कुछ नहीं कह सकते। हाँ, वो तुमसे मिलेंगे ज़रूर। अब ज़िंदगी उसी डगर पे चल पड़ी जिस तरह चल रही थी। एक नवाबों का घर था, नवाबों की हवेली थी, जिसके बिल्कुल दरमियान में पीपल का दरख्त, ठंडी छाँव देता हुआ पीपल का दरख्त।
लेकिन माँ जबीन अपनी माँ को देखती रही कि उसकी माँ आज भी जब ख़ास तारीखें होती तो उन तारीखों को जाती। वो जो एक हवेली का ऊपर वाला पोर्शन बना होता था, कमरों से बाहर एक कॉरिडोर कहना चाहिए बना होता था, उससे चलती हुई जाती और जब कोना आता तो आगे मुड़ जाती। तो माँ जबीन ने अपनी माँ को बस मुड़ते हुए देखा था, उससे आगे वो भी कभी नहीं गई थी। कुछ साल ऐसे भी आए, कुछ महीने ऐसे आए कि उसने पूछा, माँ मुझे लगता है कि आप कुछ महीनों से उस कमरे में कुछ खाने पीने का सामान नहीं रख के आ रही। तो माँ ने बताया, वो जो उस कमरे में बुजुर्ग हस्ती रहती है वो कभी कभी चले भी जाते हैं, कभी कभी वापस भी आ जाते हैं, वो मुस्तकिल यहाँ नहीं रहते। वो जो तारीख है उन तारीखों में यहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तो बता कर चले जाते हैं। तो जो तुमने नोट किया है उन तारीखों में वो यहाँ पे नहीं है, वो कुछ महीनों के लिए गए हुए हैं। और ऐसा अक्सर होता है, वो 4 महीने 5 महीने 3 महीने के लिए चले भी जाते हैं। वक्त गुजरता रहा, महाजबीन भी 21 साल की हो गई। उस दौरान जब वो 15-16 साल की थी तो उसने अपने बाप से फरमाइश की थी कि मुझे आम बहुत पसंद है। तो उसी वक्त बाप ने बेटी की इस फरमाइश को इस तरह पूरा किया था कि उसने 3 बाग लगवा दिए थे आमों के। 2 उन्होंने खरीद लिए थे और 1 बाग उन्होंने लगवा दिया था, नए पौधे उसके अंदर। तो 3 बाग उसने उसी वक्त ही बेटी के नाम कर दिए कि मेरी बेटी को आम बहुत पसंद है, ये 3 बाग मेरी बेटी के नाम हुए। एंड जरूर सुनिएगा इस कहानी का। अब वो तीनों बाग महाजबीन के थे, अक्सर जाती वो उसके अंदर चक्कर लगाती। उसकी सहेलियां भी थीं, वो उनके साथ भी अक्सर जाती, अक्सर अपने बाप के साथ भी उस बाग में जाती। ऐसी ही एक शाम उसकी कुछ सहेलियां उसके पास घर आई और उनके साथ लखनऊ की मार्केट में निकली। वो अपनी उन सहेलियों के साथ लखनऊ की मार्केट में शॉपिंग करती फिर रही थी। किसी को भी नहीं पता था कि एक दुकान के बाहर खड़ा हुआ हसीनो जमील इंतहा का खूबसूरत खूबरू नौजवान महाजबीन को खड़ा देख रहा था। उसके देखने का अंदाज ऐसा था जिसमें पसंदीदगी थी, जैसे उसने इस लड़की को पसंद कर लिया हो। वो अपनी आंखों से उसको ओझल नहीं होने देना चाह रहा था। महाजबीन उस दुकान से निकली, जब अगली दुकान की तरफ जाने लगी तो उसको महसूस हुआ कि कोई पीछे खड़ा है। उसने वैसे ही चौंक के देखा तो देखती ही रह गई। घुंघरियाले गोल्डन कलर के, जिस तरह सोने का कलर होता है ऐसे गोल्डन कलर के उसके बाल थे। रंग इंतहा का सफेद था, नक्श बहुत तीखे थे, आंखें बहुत खूबसूरत थी, होंठ ऐसे जैसे किसी ने बाकायदा लिपस्टिक लगा दी हो, ऐसे लाल सुर्ख हो, गालों पे ऐसे जैसे पिंक मेकअप किया गया हो, कंधों तक उसके बाल आ रहे थे। और वो खूबरू नौजवान मुसलसल महाजबीन को देख रहा था। महाजबीन की जैसे ही उस नौजवान पे निगाह पड़ी तो एकदम से चौंकी, लेकिन आगे बढ़ गई। उसके अंदर शर्म व हया, अदब व एहतराम मौजूद था। लेकिन जैसे ही वो दूसरी शॉप से भी बाहर निकली तो उसने देखा वो नौजवान अभी भी उसी को घूर रहा है और जिस जगह वो पहले खड़ा था उस जगह को छोड़ के अब ऐसी जगह पे आके खड़ा हुआ है जहां वो महाजबीन को देख सके। महाजबीन ने उस नौजवान की तरफ देखा जो मुसलसल उसको घूर रहा था। शर्मो हया की वो पैकर लड़की जल्दी से दोस्तों से बोली, चलो घर चलते हैं। ये सच है। उसकी एक सहेली ने उसको देख लिया था और बोली, ऐसा लगता है जैसे कोई शहजादा सामने खड़ा हो। तो महाजबीन बोली, तुम कब से लड़कों को देखना शुरू हो गई? सर नीचे करो और चलो यहां से। और वो घर की तरफ रवाना हो गई। हाँ, वो भी तो एक लड़की थी, लेकिन उसके दिल में कोई इस तरह की बात पैदा नहीं हुई कि वाकई वो एक शहजादा खूबरू नौजवान था। वो भी उसको देखना चाह रही थी, लेकिन उसकी शर्म हया ने उसका सर झुका दिया। वो ऐसी नहीं थी। वो अपने घर पहुंच गई
और कुछ दिनों के बाद उसके बाबा ने उससे कहा, मैं बाग की तरफ जा रहा हूँ। उसने कहा, बाबा मैं भी साथ चलती हूँ। अब वो नौजवान हो चुकी थी, 21 साढ़े 21 साल की। वो चलती हुई अपने बाप के साथ बाग में पहुंच गई। उसको वहां पे बाग में वक्त गुजारना इसलिए अच्छा लगता था कि अब आम पके नहीं थे, लेकिन काफ़ी बड़ी इमियां हो गई थी। वहाँ बाप उनके लिए एक बहुत बड़ी चारपाई, नवाबों के लिए जो एक बैठने के लिए लोग आते थे, मिलते थे, वहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ था। वो वहीं पे बैठ गए और वो ऐसे चलती चलती थोड़ी सी आगे चली गई। पौधों को देखती फिर रही थी, आमों को देखती फिर रही थी कि उसके कानों ने एक आवाज़ को सुना। कोई खांसा था। ये कौन है मेरे बाग में? किसी मर्दाना खांसी की आवाज़। आज तो मुलाजिम भी साथ नहीं थे, तो ये कौन खांसा? वो एकदम से चौंकी और उसने मुड़ के देखा तो एक दरख्त, जो बहुत मोटा तने वाला दरख्त था, उसके पीछे से कोई निकलकर सामने खड़ा हो गया। वो एकदम से परेशान हो गई, क्योंकि जिस शख्स को उसने सामने देखा था, ये वही था जिसको उसने बाजार में देखा था, जो मुसलसल उसको देख रहा था। अभी भी वो टिकटिकी बांधे उसी के सामने खड़ा उसको देख रहा था। उसकी दोस्त ने भी कहा था कैसा शहजादा है, लेकिन उसने आंख भर के उसको देखा भी नहीं था, और अब वो यहां आ गया था। जैसे ही उसने उस नौजवान को देखा कि बजाय उसको देखती ही जाती, क्योंकि वो खूबसूरत ही इतना था, बजाय उसको देखने के उसने चेहरा नीचे किया और भागने लगी बाप की तरफ। तो वो एकदम से बोला, मेरी बात तो सुनिए। सर झुकाए उसके कदम वहीं पे रुक गए। बाग के अंदर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, परिंदे चहचहा रहे थे। वालिद उधर दूर चारपाई पे दोस्तों के साथ बैठे थे, और वो बाग के सूखे पत्तों के ऊपर फिरती चलती इधर से उधर आ जा रही थी कि वहीं पे खांसी की आवाज़, और वो भागने लगी उसको देख के। तो बोला, मेरी बात सुनिए। लहजा अदब व आदाब ऐसा था जैसे नवाब बात करते हैं। मुंह से तो कोई लफ्ज ना निकला, लेकिन पांव एक जगह पे थम से गए, जैसे कह रही हो बोलो जो कहना चाहते हो। तो वो बोला, मैंने जब से आपको देखा है मुझे आपसे इश्क हो गया है, और मुझे पता है आप कभी भी आंख उठा के तक नहीं देखती। आपकी आंखें हमेशा आपकी परवरिश की वजह से झुकी रहती हैं। मैं काफ़ी पहली दफ़ा जब मैंने आपको देख लिया तो फिर मैंने काफ़ी आपके पीछे आपका पीछा किया। उसके लिए मैं दिल से आपसे माजरत खा हूं, लेकिन यहां इस वक्त आपके पीछे आने का मकसद है कुछ कहना आपसे। और जैसे ही वो कुछ कहने लगा तो उसके वालिद की जोरदार आवाज गूंजी, महाजबीन महाजबीन बेटा इधर आओ। और तभी वो भागी अपने बाप की आवाज को सुन के। तो वो पीछे से बोला, प्लीज कल मैं दोबारा आऊंगा, मुझसे मिलने जरूर आइएगा, मुझे कुछ कहना है आपसे। और जब वो बाप के पास पहुंची तो उसके बाप ने कहा, तुम्हारे चचा आए हैं, मतलब उनके कोई दोस्त थे, और पूछ रहे थे हमारी भतीजी कहाँ है, तो वो तुमसे मिलना चाह रहे थे, मिलो इनसे। वो गई, सर आगे किया, झुकी और उन्हें सर पे हाथ रखा, शफकत भरा प्यार भरा हाथ, और कहा, मेरी बच्ची कैसी हो? उसने कहा, अंकल बिल्कुल ठीक हूं। वहीं पे वो बैठ गई, लेकिन उसका दिमाग खोया हुआ सा था। वो उलझ सी गई थी कि कौन है, क्या कहना चाहता है, क्या है उसके दिल में। और बाप ने उसको बुला लिया था, फिर वो उठ के ना जा सकी कि अब मैं उठ के जाऊंगी तो ये बात गलत होगी। वो अपने घर तो चली गई, लेकिन एक लड़की भी तो थी, शर्म व हया की पेकर थी, अदब व आदाब उसको सब सिखाए गए थे, लेकिन एक लड़की भी तो थी। तो रात को जागती रही, नींद नहीं आ रही थी। वो कौन है, क्या कहना चाहता है मुझसे? मैं ऐसी वैसी नहीं हूं, मुझे उससे नहीं मिलना, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, लेकिन कम से कम उसकी बात तो सुननी चाहिए। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, मुझे अपने ऊपर यकीन है, लेकिन फिर भी मैं सुनूं तो सही, कोई बहुत ज़रूरी वो बात करना चाह रहा है मुझसे। और अगले दिन उसने वालिद से फरमाइश की कि मुझे बाग जाना है। तो वालिद ने कहा, आज मैं तो नहीं जा रहा, मुलाजिम के साथ मैं तुम्हें भेज देता हूँ। और यूँ मुलाजिम के साथ महाजबीन को बाग छोड़ दिया गया।
मुलाजमाएँ जो ख़वातीन वहाँ काम करती थी वो भी वहीं पे थी, तो उसने कहा बस तुम लोग यहीं रुको, मैं ज़रा घूम के आती हूँ। और ऐसे वो घूमती 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 इस अंदाज़ में नज़रें झुकाए फिर रही थी कि कहीं से भी वो निकलेगा, वो जानती थी वो आ जाएगा। वो कह चुका था मैं तुम्हारा पीछा करते करते बहुत सारी बातें जान चुका हूँ। और ऐसा ही हुआ कि वो एक दरख्त को क्रॉस करने लगी तो एकदम से सामने निकल के उसके बिल्कुल सामने आ गया। वो टकराते टकराते बची और बिल्कुल पीछे हो गई। वो बोला आदाब अर्ज़ है। उसके मुंह से कोई भी जवाब ना निकला। निगाह उसने नीचे रखी और इस अंदाज में खड़ी होगी जैसे कहना चाह रही हो बोलो क्या कहना चाहते हो। तो वो बोला मुझे पता है आपका नाम महजबीन है। मैं भी आपकी तरह एक नवाब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मुझे आप गलत मत समझिएगा। मैं आपकी पहले इजाज़त चाहता था कि इससे पहले अपने वालिदैन को आपके घर रिश्ते के लिए भेजूं, मुझे आपसे पूछना था। अगर आप हाँ में जवाब देंगी तो ज़रूर मैं भेजूंगा, और अगर आपका जवाब ना में हुआ तो मैं बग़ैर कोई सवाल किए, बग़ैर कोई बात किए खामोशी से चला जाऊंगा। आपसे वजह तक नहीं पूछूंगा। महजबीन आगे से सर झुकाए खामोश खड़ी रही। वो फिर से बोला बस इतना ही पूछने आया हूं, आपसे निकाह करना चाहता हूं, आपसे शादी करना चाहता हूं। यहां मैं किसी दोस्त की तरफ मिलने के लिए आया हुआ था। मेरे वालिदैन दूसरे शहर में रहते हैं। जैसे आपकी हवेली है वैसे ही हमारी भी वहाँ पे ऐसी ही हवेली है। मैं भी आप ही की तरह ख़ानदान का अकलौता लड़का हूँ। क्या आप मुझे इजाज़त देती हैं कि मैं अपने वालिदैन को आपके घर रिश्ते के लिए भेज सकूं? क्योंकि अभी मैं ख़ुद आपके वालिद से मिलना चाहूँगा। अगर वो मुझे हाँ में जवाब देंगे फिर मैं अपने वालिदैन को लेकर आऊँगा। पहले आपसे मिलवाऊँगा और उसके बाद फिर मैं आपके वालिदैन के पास। क्या मुझे इजाज़त है? तो वो सर झुकाकर खड़ी रही। उसने कहा खुदारा मैं जानता हूँ आप जवाब नहीं देती, देखती नहीं हैं, बस सिर्फ इतना कह दीजिए क्या मुझे इजाज़त है? तो उसने गर्दन झुकाए झुकाए हल्का सा सर को हिला दिया जैसे कह रही हो हाँ तुम्हें इजाज़त है। और वो तेज़ी से मुड़ी और चलती हुई उन लड़कियों के पास पहुंच गई। उसके बाद वो कुछ देर वहां पे रही और उसके बाद वापस घर की तरफ चली गई। कल जब मैंने कहानी सुनाई थी परसों, उसमें एक जुमला मैं बोल गया। मैंने सुना है कि जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा था आप हाँ औलाद होगी और कई होगी, वो कई लफ्ज़ में गलत बोल गया। वो जब रोती रही थी अल्लाह से, 3 साल हो गए थे, हकीमों ने उनको कहा था, मतलब इतनी तो जदीद उस वक्त नहीं था कि कह देते कि नहीं आपको हाँ बच्चा नहीं होगा, लेकिन वो जितनी थी एक इलाज मालजे उसकी बेस पे उन्होंने कह दिया था कि बहुत मुश्किल है, लगता यही है, लेकिन उम्मीद रखिए अल्लाह ताला दे देगा। तो मगरिब की एक नमाज़ पढ़ते पढ़ते इशा हो गई थी उनको रोते हुए, और जब वो इशा को लेट हुई खाना देने के लिए गई थी बुज़ुर्ग के पास, उस जिन के पास, तो उन्होंने यही कहा था रो मत, तुम्हें खुदा ज़रूर औलाद से नवाजेगा। ये नहीं कहा था कि ज़्यादा औलाद, और इसलिए उनके यहाँ एक ही बेटी थी महजबीन। तभी अल्लाह ताला ने उनको महजबीन दी थी। उस हसीन व जमील शहजादे से मिलने के बाद जब वो घर पहुंची तो फिर वो रात उसके लिए कांटों भरी रात थी। मोहब्बत और अपनी जिस मोहब्बत का इजहार कर गया था उसमें भी उसने उसको कोई जवाब नहीं दिया था, सिर्फ इतना सर झुका के इजाज़त दी थी उसको कि हाँ तुम मेरे वालिदैन से बात करो। जो फैसला वो जानती थी कि जो मेरे वालिदैन का फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। माना वो बहुत खूबसूरत है, माना वो शहजादा है, माना वो हसीन और जमील है, माना वो हमारी तरह नवाब है, लेकिन ये इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ उसके वालिदैन के पास था। वो अपने इस इख्तियार को ना इस्तेमाल करना चाहती थी और ना ही कैसा सोच भी सकती थी। वो अपने कामों में उसी तरह मसरूफ़ हो गई कि एक दिन वो अपने कमरे से ऐसे बाहर निकली तो उसको पता लगा मेहमान खाने में कुछ मेहमान आए हुए हैं। उसका वहां से गुजर हुआ तो उसके कानों ने जिस लहजे को महसूस किया तो उसको लगा ये लहजा सुना सुना सा है, ये अल्फाज, ये बोलने का अंदाज ऐसा लगता है पहले भी मैं सुन चुकी हूं।
और वो मेहमान खाने से गुजरते गुजरते रुक गई और उसने झांक कर देखा तो सामने वही शहजादा उसके बाप के सामने बैठा था और उसके इर्द गिर्द 2 और लोग भी बैठे थे। तब उसने सुना, उनके वालिद से मुखातिब था कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इज्जत बख्शी और मिलने के लिए इजाज़त दी। मैं इसलिए इस घर में आया हूँ, आपसे इजाज़त का तलबगार हूँ। मैं अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए इस घर में भेजना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं भी एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ मेरे वालिदैन जब तक कोई इशारा ना मिले वो रिश्ते के लिए नहीं आएंगे। मुझे भी बहुत मायूब लग रहा है, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। मेरी भी तरबियत इस तरह की गई है नवाबों की तरह कि लड़के कभी खुद बात करने नहीं जाते, लेकिन क्योंकि आपका और मेरे वालिदैन का आपस में कभी भी आमना सामना नहीं हुआ, मैं एक दूसरे शहर से आया हूँ, इसलिए सिर्फ इतनी इजाज़त चाहता हूँ कि मैं अपने लिए रिश्ते का तलबगार हूँ और अगर आप मुझे इशारा देंगे तो फिर मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं अपने वालिदैन को भेजूं, क्योंकि ये बहुत बुरा होगा। आप मुझसे मिले नहीं और आप रिश्ता करना नहीं चाहते और मेरे वालिदैन आके आपसे रिश्ता मांगते और आप इनकार कर देते तो हमारी बहुत बेइज्जती होती। मुझे इजाज़त दीजिए कि क्या मैं अपने वालिदैन को यहाँ रिश्ते के लिए भेज सकता हूँ। तो माजबी ने देखा कि उसका वालिद, वो जो एक वाकई नवाब था, अपनी उसी लिबास में बैठा था, तुर्रा उसने पहना हुआ था। उस लड़के को कुछ देर देखता रहा और कहा, बरखुरदार, तुम अपने वालिदैन को भेज सकते हो, लेकिन पहले हम देखेंगे, तुम्हारे वालिदैन से मिलेंगे, कुछ अरसा राब्ते में रहेंगे और उसके बाद तुमसे तो मिलिए, बाकी चीज़ें देखने के बाद हम तय करेंगे, लेकिन तुम उनको भेज सकते हो, वो ज़रूर हमारे यहाँ आए। उसने खड़े होकर कुछ बातें सुनी और वहां से वो शर्मा कर चली गई। वैसे ही शर्मा कर जैसे किसी भी लड़की की शादी की बात होती है तो वो शर्मा जाती है। उसके वालिद ने हां कर दी थी, एक तरह से उसके वालिदैन को आने की इजाजत दे दी थी। और उस रात वो जाग रही थी, अपने कमरे में लेटी हुई थी। उसके नीचे भी कभी सो जाती थी और ऊपर भी उसका कमरा था, बहुत बड़ी हवेली थी। वो ऊपर कमरे वाले कमरे में सोई हुई थी कि उसकी जो शीशे की खिड़की थी उससे आके छोटी सी एक कंकड़ टकराई, जैसे किसी ने पत्थर सा मारा हो। आधी रात हो गई थी, वो जाग रही थी, उसको नींद नहीं आ रही थी। हर लड़की जिस तरह सपने देखती है अपनी शादी के, उस तरह वो भी देख रही थी। उस कंकड़ से ना सिर्फ चौंक गई, एकदम से दरवाजा खोला और नीचे झांक कर देखा तो पीपल के दरख्त के नीचे वही शहजादा खड़ा था। उसने उसको जैसे ही देखा एकदम से शर्माई और वापस अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन वो अपनी कन अखियों से ऐसे जैसे आंखें घुमा के देखते हैं उस शीशे की तरफ देखी जाती थी जिसके पर्दे हटे हुए थे, और मध्यम सी रोशनी में बाहर का मंजर भी नजर आ रहा था कि उसने देखा वो बाहर खिड़की के पास मौजूद है। उसके वालिद ने हाँ जरूर कर दिया था, लेकिन उसकी तरबियत ऐसी थी वो उसके बावजूद उससे मिल नहीं सकती थी और उसको बुरा ये लग रहा था वो रात के इस पहर क्यों उसके घर आया है। जहां वो शर्मा गई, जहां उसको अच्छा लगा लेकिन अब उसको बुरा लग रहा था, तो एकदम से उठी और जब उसने देखा वो शीशे के बाहर खड़ा है तो वो बोली, आपको इस तरह रात के इस टाइम हमारे घर नहीं आना चाहिए था। तो वो बोला, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन दिल के हाथों मजबूर हो कि मैं आ गया हूं आपको देखने के लिए। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, लेकिन मैं आज आपको सिर्फ ये बताने आया था कि आपके वालिद ने हमें इजाज़त दे दी है कि हम अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए लेके आएँ। तो हम खुश हैं इस बात पे कि आप हमारी बीवी बनने जा रही हैं और हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। तभी माँ जबीन बोली, आप अंदर कैसे आए? वो बोला, आपकी दीवार को कूद कर। तो तभी माँ जबीन बोली, कोई ये अच्छा काम तो नहीं है? तो बोला, बिल्कुल है,
बिल्कुल सही कह रही हैं, बुरा काम है, लेकिन दिल के हाथों मजबूर थे, खुश थे आपको ये खुशखबरी आपके साथ भी शेयर कर सकें, आपको भी सुना सकें कि आपके वालिदैन राज़ी हो गए, इसलिए बताने चले आए। इजाज़त चाहते हैं, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, अगले हफ्ते फिर आपसे मिलने आएंगे, ये कहा और वो चला गया। वो कमरे से बाहर नहीं निकली, उसने दरवाज़ा तक नहीं खोला, वो अपने कमरे में बैठी रही और जब वो चला गया तो उसके बाद तो नींद और कोसों दूर थी। अब नींद कहाँ आनी थी, अब तो बातें थीं, अब तो सवाल थे, अब तो एक नौजवान लड़की के दिल में जिस तरह की ख्वाहिशात पैदा हो जाती हैं, ऐसा ही सारा मंजर था। लेकिन अगली ही शाम उसने देखा उसकी वालदा उसी तरह मीठा हलवा बनाकर उसी कमरे की तरफ जा रही है। वो चौंकी इसलिए कि काफ़ी महीनों से उसकी वालदा उस कमरे की तरफ नहीं जा रही थी, और जब आप उसने आज जाते हुए देखा तो समझ गई कि वो जो बुजुर्ग गए हुए थे वापस आ गए हैं। आज जब उसकी माँ वो बर्तन रखने के लिए गई तो काफ़ी देर लग गई, वरना माँ जाती थी बर्तन रख के फ़ौरन वापस आ जाती थी, अगले दिन जाके वो खाली बर्तन लेके आती थी। आज माँ को देर क्यों लग गई? और माँ जब वहाँ से वापस आई तो सीधी माँ जमीन के कमरे में। माँ के चेहरे का रंग अजीब सा हुआ था, शदीद परेशानी का सा आलम था। वो एकदम से बैठी और माँ जमीन की तरफ देख के कहा, माँ जमीन, समझ नहीं आ रही तुम्हारे साथ कैसे इस बात को शेयर करूं। बोली, माँ क्या हुआ है? उसने कहा, कुछ दिन पहले तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया था। अभी क्योंकि उनके वालिदैन से, लड़के के वालिदैन से हम लोग मिले नहीं हैं, वो तुम्हारे बाप से इजाज़त लेने के लिए आया था। तुम्हारे बाप ने मुझे बता दिया था कि वो इजाज़त मांगने के लिए आया है, और वो भी हमारी ही तरह एक नवाब फैमिली से है। तो मैंने इजाज़त दे दी है कि मिलना मिलाना शुरू हो, आगे देखते हैं। हाँ भी नहीं कर सकते, इस तरह इनकार भी नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको भरपूर इज्जत देंगे, उनको बुरा नहीं लगेगा जो भी फैसला होगा। तो इस तरह हम लोग भी इंतज़ार में थे, जब वो आएंगे मिलेंगे तो देखेंगे। लेकिन आज जब मैं बाबा जी के पास गई हूँ, उन्होंने मुझे ऐसी बात कही है कि मैं तो चौंक गई हूँ, खौफजदा होके यहाँ आई हूँ। क्या मतलब माँ, आप कहना क्या चाह रही हैं? उसने कहा, मुझे बुज़ुर्ग ने बताया है, अल्लाह के उस नेक जिन ने बताया है कि वो लड़का जो तुम्हारे रिश्ते के लिए आया था तुम्हारे बाप के पास, वो इंसान नहीं जिन ज़ादा है। वो इंसान के रूप में था, वो इंसान नहीं था। तो एकदम से चौंक सी गई और माँ से बोली, ये आप क्या कह रही माँ? मैंने देखा था उस लड़के को, मैं भी वहाँ गुजर रही थी, जब मुझे मेहमान खाने से आवाज़ें आई थी तो मैंने झांक के ज़रूर देखा था, आपसे कहा नहीं। वो तो एक इंसान था, उसके अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो जिन हो। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? उन्होंने कहा, बेटा ये बातें मैं नहीं कर रही, मुझे बुज़ुर्ग ने बताई हैं, उस बुज़ुर्ग जिन ने। तो माँ जमीन बोली, माँ आप अभी भी इन बातों पे यकीन करती हैं? उन्होंने कह दिया और आपने मान लिया। शादी आप लोग जहां कहेंगे मैं वहीं करूंगी, मैं इस बात पे तो बोल ही नहीं रही, लेकिन सवाल ये है, वो एक जिन ज़ादा है और एक इंसान के रूप में है। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही कि किस तरह हो सकता है एक जिन इस तरह इंसान का रूप धार के इंसानों में फिरता रहे और उसको कोई पहचान ना सके। ये बात मेरे दिल को नहीं लग रही। माँ भी उलझी हुई थी और उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं कल फिर से जाऊंगी, यही सवाल जो तुमने किया है मैं ज़रूर करके आऊंगी। अगले ही दिन वो ना सिर्फ गई बुजुर्गों के पास, और जब वापस आई तो उन बुजुर्गों ने कहा, क्योंकि हम जानते हैं वो जिन ज़्यादा है, तो इसलिए आप हमारी बिटिया से कहिए, वो अगले हफ्ते का कह गया है मिलने का, वो आएगा। उससे कहिए एक ऐसी फरमाइश कर दीजिए जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा वो इंसान है या जिन ज़ादा। आपको पता है हर चीज़ का एक मौसम होता है। इस वक्त कहीं पे भी पके हुए आम नहीं हैं, अभी छोटे छोटे आम लगे हुए हैं, सही बड़े आम जो आपको भी बहुत पसंद हैं।
बिटिया को बहुत पसंद हैं। जब वो मिलने आए तो बिटिया से कहना उससे फरमाइश करे कि मुझे वो आम खाने हैं। अगले दिन वो फरमाइश पूरी करेगा और आम ले आएगा। और बिटिया से कहना उसकी आंखों की तरफ जरूर घूर के देखे, वो आंखें झपकेगा नहीं। ये बातें अजीब सी थी जो मां सुन के आई थी और आके उसने महाजबीन को बता दी थी कि वो उससे फरमाइश करे, अगर उसको जानना ही चाहती है जिस तरह उसने कहा है मिलने के लिए, तो पहली बात है तो मुझे ये बताओ वो क्यों आया था मिलने के लिए। तो बोली, मां आपको मेरा पता है मैं कैसी हूं, मैंने भी कमरे से बाहर नहीं निकली थी, वो बाहर खड़ा था। और ये सच है, कभी भी मैं कोई ना कभी जिंदगी में ऐसा काम किया है, ना आगे जिंदगी में ऐसा काम करूंगी कि आपका सर झुके। मुझे पता है आप लोगों ने मुझे जो तरबियत दी है, उस तरबियत में कभी ऐसा नहीं मुझे बताया गया कि मैं कोई भी ऐसा काम करूं या किसी गैर मर्द की तरफ घूर के देख भी लूं। आप बेफिक्र रहिए। और मां को अपनी बेटी पे भरपूर एतमाद था, और बेटी ने भी कॉन्फिडेंस से कहा कि वो जब बाहर आया था तो मैंने भी उससे यही कहा था, बेशक जो भी है, लेकिन इस तरह आपको हमारे घर आना अच्छा नहीं लग रहा हमें, आप इस तरह हमारे घर ना आया करें। तो मां ने कहा ठीक है, अब जब वो मिलने के लिए तुम्हें आए तो उससे यही फरमाइश करना कि तुम्हें पके हुए शदीद आम चाहिए। तुम्हें भी अंदाजा हो जाएगा क्या, अगर वो तुम्हें आम ला के देता है तो तुम भी समझ जाओगी कि हम तो अभी पके ही नहीं है, तो वो कहां से ले आया। और उसकी आंखों की तरफ जरूर देखना। जिस तारीख का उसने मिलने के लिए कहा था, अब वो तारीख आन पहुंची। ये एक रात थी, हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था, चरिंद परिंद इंसान सब सो गए थे। अपनी इस बड़ी सी हवेली के अंदर महाजबीन अपने कमरे में रोशनी किए जाग रही थी। उसको किसी के मिलने की बेचैनी नहीं थी, हां उसको बेचैनी थी ये जांचने की क्या वाकई वो जिससे मिल चुकी है वो इंसान नहीं जिन है, इंसान का रूप धार के आया है। वो जिंदगी में पहली दफा किसी जिन को इंसानी रूप में देखने जा रही थी। देख तो चुकी थी, लेकिन अब वो खुद भी अपने आप को यकीन दिलाना चाहती थी कि वाकई वो जिन है या इंसान। कि फिर से उसको खिड़की के बाहर किसी ने नॉक करके अपनी तरफ मुतवज्जो किया। ठक ठक ठक। वो जो ख्यालों में गुम सी अपने बिस्तर पे लेटी थी, उस खिड़की को खटकाने की वजह से एकदम से चौंक गई। वो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल अपने बिस्तर पे लेटी थी कि आने वाले को देख के ये कतन अंदाज़ा ना लगे कि वो बेचैन है, उसका इंतज़ार कर रही है, उसी की वजह से जाग रही है। वो इस अंदाज में सर पे ऐसे हाथ रख के सोई थी जैसे वो नींद में है। वो नहीं चाहती थी कि वो जब आए और उसको पता लगे कि महाजबीन उसके इंतज़ार में लेटी है या जाग रही है, तो ऐसे ही सर पे हाथ रख के लेटी रही। और जब उसने खिड़की को नॉक किया तो उसने पहली नॉक पे नहीं देखा। दूसरी दफ़ा उसने फिर से नॉक किया, इस दफ़ा थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में उसने नॉक किया। महाजबीन ने फिर भी नहीं देखा। जब तीसरी दफ़ा उसने और ऊंची आवाज़ में नॉक किया तो महाजबीन ने आंखों के आगे से जो बाजू रखा हुआ था उसको हटाया और ऐसे चौंक के देखा कि वो बाहर खड़ा था। वो अपनी जगह से उठी और आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ उसने खिड़की को हल्का सा, पूरा नहीं, उस शीशे वाली खिड़की को हल्का सा खोल दिया। वो बाहर खड़ा था और उससे मुखातिब हुई, हमें आम खाने हैं, आप क्या आप हमें आम खिला सकते हैं? सॉरी, उसने कहा आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? वो शहजादा बोला, मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा आप दावा करते हैं मोहब्बत का, तो हमें बताइए आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? उसने कहा आप हुक्म तो करें, आप जो कहेंगी मैं आपके लिए करने को तैयार हूं। उसने कहा हमारा आम खाने को दिल कर रहा है, क्या कल आप हमारे लिए आम लेके आ सकते हैं? पके हुए इस तरह के आम हमें बहुत पसंद है। तो वो मुस्कुराया और कहा कल आपके लिए आम आ जाएंगे। और उसके बाद वो बोला आप कैसी हैं? उन्होंने कहा हम ठीक हैं, लेकिन बुरा मत मानिएगा, हम आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारी मंगनी या कोई इस तरह की बातचीत वालिदैन के बीच में
नहीं हुई, इसलिए हम मजबूर हैं बस इतना ही आपसे बात कर सके हैं। अब आप जाइए, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता आप इस तरह हमारे घर आते हैं। हमारी फैमिली में से किसी ने देख लिया तो हमारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। उसने भी बात को समझते हुए इजाज़त चाही और वो चला गया। लेकिन अगली ही रात जब वो आया तो उसके हाथ में एक कपड़े का थैला था जो आमों से भरा हुआ था। और जब उसने खिड़की को नॉक किया तो आज वो इस अंदाज में अंदर बैठी थी जैसे मैं इंतज़ार में हो। और जब उसने खिड़की को नॉक किया तो उसने हल्की सी खिड़की खोली और कहा, आप हमारे लिए आम लेके आ गए? तो वो बोला, हाँ, आम का थैला मैं ले आया हूं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बोली, पूछिए। आपने हमसे आमों की फरमाइश क्यों की? उसने कहा, इसलिए कि हमें आम बहुत पसंद हैं। उसने कहा, हाँ मैं जानता हूं, आपके वालिद ने ये तीनों बाग भी आपके नाम किए हुए हैं, इसलिए कि आपको आम बहुत पसंद हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि अभी आम नहीं लगे, अभी आमों के लगने में टाइम है, लेकिन मैं आपके लिए वादा करके गया था, ढूंढ के जहां से भी ले आया हूं। इस शहर में नहीं मिले, लेकिन दूसरे शहर से मैं ले आया हूं। ये मैं थैला आपके दरवाजे के बाहर रख रहा हूं। अब इजाज़त चाहूँगा, अगले हफ्ते फिर आपसे मिलने के लिए आऊँगा। दरवाज़ा उसने थैला दरवाजे के बाहर रखा और इजाज़त लेकर चला गया। उसने दरवाज़ा खोला और थैला अंदर रख लिया। और सुबह जब वो सो के उठी तो माँ ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, वो आम दे के आए माँ। लेकिन माँ, हो सकता है वो सही कह रहा हो, हमारे शहर में आम ना मिलते हो, किसी दूसरे शहर से ले आया हो। दूसरे शहर में शायद मिलते हों या वक्त से पहले आ जाते हों। ठीक है, हमारे बाग में बहुत छोटे छोटे हैं, अभी बहुत टाइम है इस शहर में आमों का, लेकिन वो ले आया हो, इससे कैसे पता लगता है कि अभी मौसम नहीं है, छोटे हैं, वो ले आया है? तो माँ ने पूछा, क्या तुमने उसकी आंखों में देखा था? उसने कहा, नहीं माँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, अभी मेरे लिए वो गैर मर्द हैं, ना महरम है, मैं उनकी आंखों में देख सकूं, मैं नहीं देख सकी। माँ ने कहा, ठीक है, यही बात मैं कल बाबा जी को बता दूंगी, इन आमों को खाना नहीं है। अगले दिन जब माँ बाबा जी से हो के आई, बेटी को अपने कमरे में बुलाया और उसको बताया कि बाबा जी कह रहे हैं वो कुछ दिनों तक अपने वालिदैन को बिटिया से मिलाने के लिए लेके आएगा। बस यही फैसले की घड़ी होगी। हमारी भी ये बिटिया है, हम इससे प्यार करते हैं, हम भी इसको ज़िंदगी में खुश देखना चाहते हैं, लेकिन किसी जिनज़ादे से ये कभी खुश नहीं रह सकेगी। वो जिनज़ादा है, इंसानी रूप में ज़रूर है, वो कभी भी इसको अपने वहाँ नहीं रख सकेगा जहाँ पीछे वो रहता है। बहुत सारी बातें हैं जिनका अभी वक्त नहीं, आगे हम ज़रूर बता देंगे। बिटिया से कहिएगा, उसने फैसला करना है। हम बिटिया को खुश देखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वो आगे परेशान हो जाए। माँ ने बातें कह दी, लेकिन अभी भी उलझ गई। ये कैसी बातें थीं? वो कह रहे थे कि वो जिनज़ादा है, वो आम लेके आ गया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी? आंखों की तरफ वो नहीं देख सकी थी। ये क्या वाकई कोई जिन बाबा हैं? वाकई अंदर कोई उधर बुजुर्ग उस कमरे में है? मेरा दिल कर रहा है, वो माजमीन बैठी सोच रही है, मैं खुद ही जाऊं, उठ के अंदर कमरे में जाके देखूं और मिलूं। कौन है भाई? मुझसे बात करो, मेरे सामने आओ, क्या है ये? किस तरह मुझे उलझा दिया गया है? वो एक अच्छा लड़का है, नवाबी खानदान से, अगर शादी करना चाह रहे तो इसमें बुराई क्या है, इसमें गलत क्या है? ऐसी वो बहुत सी बातें सोचती रही और अपने घर की उसी तरह रूटीन में लगी रही कि जो उसने मिलने के लिए कहा था। फिर एक रात वो मिलने के लिए आ गया। आज सिर्फ वो इतना कहने आया था कि कल मैं नहीं आऊँगा, हम नहीं आएंगे, कल आपके बाग के अंदर ही मेरी वालदा मोहतरमा आपसे मिलने के लिए आएंगी। आपसे सिर्फ इतना गुजारिश करने आया था। मैंने अपने वालिदैन को मना लिया है, बता दिया है, वो राज़ी हैं। मैं उनका इकलौता आपकी तरह बेटा हूँ और मेरी माँ ने मिलने का
इजहार किया है, पहले आपसे मिलना चाहती हैं। तो कल आप मुझे इतना मौका दीजिए कि मेरी मां से एक दफ़ा मिल लीजिए। उसने सर झुका लिया इस अंदाज में जैसे कह रही हो ठीक है, मैं कल तुम्हारी मां से मिल लूंगी। अगले दिन अच्छा हुआ, वाले साहब ने कहीं जाना था और उसने फिर से फरमाइश की कि मैं बाग जा रही हूं। उन्होंने कहा ठीक है, तुम वहां पे चली जाओ। उन्होंने कहा मैं अकेली चली जाऊंगी। वाले चले गए और उसके बाद वो ताकीद कर गए थे कि नौकरों के साथ जाना, लेकिन वो नौकरों को लिए बगैर अकेली ही वहां पे चली गई। क्योंकि आज वो डरी इसलिए नहीं कि उसकी मां से मिलना था, वो कह गया था कि मैं नहीं आऊंगा, मेरी मां आएगी। वो बाग में पहुंच गई। आज बाग में उसी तरह धूप थी जिस तरह रोज धूप निकलती थी। परिंदे उड़ रहे थे, चहचहा रहे थे। आज भी छोटे छोटे इमियां सी, कच्ची इमबियां सी लगी हुई थी। अभी आमों को पकने में बहुत टाइम था और वो जो आम थे वो उन बुजुर्गों ने मना कर दिए थे, इसलिए वो खाए नहीं गए थे, रख दिए गए थे। वो आमों को देखती इसी तरह चलती फिरती इधर से उधर जा रही थी कि किसी को ये महसूस ना हो कि मैं बाकायदा किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। हाँ, उसने इतना उसको रिस्पेक्ट ज़रूर दी थी कि वो बाग में चली गई थी, लेकिन अंदाज़ ऐसा था कि मुझे किसी का इंतज़ार नहीं, बल्कि मैं इधर उधर फिर रही हूँ। ऐसे इधर से उधर फिरते हुए कि उसको आवाज़ आई जैसे चूड़ियों के खनकने की आवाज़ आती है। जैसे ही चूड़ियों के खनकने की आवाज़ आई वो चौंकी और उसने मुड़ के देखा तो सामने ही एक खातून बिल्कुल दरमियान में थी। 4 खवातीन, 2 लेफ्ट साइड पे, 2 राइट साइड पे उसके चलती हुई आ रही थी और वो खातून उसी सिमत आ रही थी जिस सिमत महाजबीन खड़ी थी। वो चलती चलती महाजबीन के बिल्कुल करीब आई और उन्होंने कहा, आप महाजबीन हो? तो उसने कहा, जी, मेरा ही नाम महाजबीन है। तो उस औरत ने सर से पांव तक महाजबीन को देखा और उसके बाद कहा, आप हमें पसंद आई हो, आप हमारे बेटे की पसंद हो, हमारे बेटे ने आपको पसंद किया है और हमारे बेटे ने आपको बताया होगा कि हम आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आपके वालिदैन से आपके रिश्ते की बात करें, हम चाहते थे कि हम एक दफ़ा बेटी को देख लें और उसकी भी रजामंदी पूछ लें, क्योंकि वो भी बरखुरदार है, फर्मा बरदार है। उसने कहा है कि अगर आप इनकार कर देंगी तो वो खामोशी से वापस चला जाएगा। हमारे पास भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आपको हमारा बेटा कबूल है तो हम आपके वालिदैन से रिश्ते की बात करने के लिए हाजिर होंगे और ये तहाइफ हमारी तरफ से कबूल कीजिए। 2 इस तरफ 2 इस तरफ जो 4 खवातीन खड़ी थी उनके हाथ में चांदी के बने हुए ट्रे थे जो कपड़ों से ढके हुए थे, जो लग रहा था बेशकीमती कोई हीरे जवाहरात या कोई ज्वेलरी, कोई तहाइफ थे जो ढके हुए थे, देखे नहीं गए थे। लेकिन उन बर्तनों से देखता, उन पकड़ी हुई हाथों में जो चांदी की ट्रे थी उनसे लगता था कि ये नवाबों के जिस तरह तहाइफ होते हैं वैसे ही तहाइफ थे। महाजबीन उनको देखती रही और फिर से उन्होंने सवाल किया, बेटा, मैं आपसे पूछने के लिए आई हूं, क्या आपको हमारा बेटा कबूल है? आप उसके लिए राजी हैं शादी के लिए? तो महाजबीन जो नीचे देख रही थी मुसलसल, उसने ऊपर सर उठाया। कुछ देर वो सामने खड़ी हसीन व जमील खातून को देखती रही जिसकी उम्र होगी तकरीबन कोई 45 से 50 साल, लेकिन लगती वो छोटी उम्र की थी। उसने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था और उस दौर के नवाब जिस तरह का लिबास पहनते थे, चुनरी, लहंगा और नवाबी लिबास था, वो नवाबी लिबास ही पहना हुआ था। और पीछे जो दोनों मुलाजमाएं खड़ी थी, 2 इधर 2 इधर, उनके भी लिबासों से लगता था कि वाकई किसी नवाब के घर से कोई मिलने आया है और तहाइफ लेके आया है। तो महाजबीन ने सर ऊपर उठाया और कहा, मैं दिल से माजरत ख्वाह हूं,
मैं इस रिश्ते से इनकार करती हूँ। वह एकदम से चौंकी। वो जो दोनों इर्द गिर्द खवातीन 4 पीछे खड़ी थीं, उनके सर झुके हुए थे, सिर्फ उन्होंने हाथ में रबोट पकड़े हुए थे, रबोट कह रहा हूं, ट्रे पकड़े हुए थे। और माजबीन ने जब ये जुमला कहा तो उसकी तरफ देखती रही और कहा, मैं दिल से माजरत ख्वाह हूं, लेकिन मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा। वो खातून कुछ देर खड़ी माजबीन को देखती रही और फिर उसने कहा, बेटा जो तुम्हारा फैसला, क्योंकि मुझे मेरे बेटे ने कहा था अगर माजबीन इनकार कर देगी तो वो लौट के कभी नहीं आएगा। मैं तुमसे यही कहने आई थी, सोच लो बेटा, तुम्हें दुनिया जहान की हर चीज मिल जाएगी। हमारे पास सब कुछ खुदा का दिया है। जैसा तुम घर चाहोगी, महल चाहोगी, जो कुछ चाहोगी, हर चीज तुम्हें मिल जाएगी। तुम मुंह से जिस ख्वाहिश का इजहार करोगी वो हर चीज तुम्हें मिल जाएगी। तुम सोच भी नहीं सकती, हीरे जवाहरात से हम तुम्हें नहला देंगे। हमारा एक ही बेटा है, अकलौता बेटा, और वो तुम पे दिल दे बैठा है। और यही हम आपसे कहने आए थे कि ये हमारे बेटे ने भी कहा है कि माजबीन अगर इनकार कर देगी तो वो लौट के भी कभी नहीं आएगा। बेटा फिर से बताओ। तो तभी माजबीन बोली, मेरा वही जवाब है जो पहले आपको दे चुकी हूं, मुझे यह रिश्ता नामंजूर है। सामने खड़ी वो खातून जो नवाबों के लिबास में थी, एकदम से उसने सर नीचे किया और कहा, ठीक है, इजाजत चाहती। मुड़ी और वो पीछे खड़ी हुई 4 खवातीन भी मुड़ी और जिस तरह वो चलती हुई आई थी वो चली गई। माजबीन घर पहुंची। आज मां से मिलना चाह रही थी, मां से बात करना चाह रही थी, लेकिन मां के पास टाइम नहीं था। मां मसरूफ थी, मां कभी इधर, मां कभी इधर, मां कभी इधर। और रात हो गई। वो अपने कमरे में बैठ गई कि आज मां से बात नहीं कर सकी। मां को बहुत कुछ कहना था, बहुत कुछ पूछना था, लेकिन तभी रात के 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था कि बाहर दरवाजा नॉक हुआ। एकदम से वो चौंक गई। इसका मतलब है जब उसने इनकार किया था तो वो फिर मिलने के लिए आ गया था, पूछने आ गया था। उसने तो कहा था मैं लौट के कभी नहीं आऊंगा, तो वो बाहर क्या करने आया था? तो एकदम से उठ के खड़ी हुई, परेशानी की हालत में, दिल की धड़कन तेज थी, बोली, कौन है? तो बाहर एक आवाज आई, वो नहीं है बेटा जो तुम समझ रही हो, दरवाजा खोलो। ये आवाज किसी बुजुर्ग की आवाज थी। वह एकदम से चौंकी। ये कैसी आवाज है? ये उसकी आवाज तो नहीं है, इसका मतलब वो नहीं है। उसने ना चाहते हुए दरवाजा खोल दिया और जैसे ही दरवाजा खोला तो पूरे कमरे में ऐसे रोशनी फैल गई जैसे किसी ने तेज रोशनी कर दी हो। पूरा कमरा रोशनी से भर गया। इतनी तेज रोशनी थी कि उसको आंखों के आगे हाथ रखना पड़ा। उसकी आंखें उस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें इस काबिल हुई कि उस रोशनी को बर्दाश्त कर सके। तब उसने देखा पूरा कमरा एक रोशनी से भरा हुआ है और उसके बिल्कुल सामने, वैसा ही जैसे उसकी मां ने नक्शा खींचा था, एक बुजुर्ग, इंसानी कदो कामत का बुजुर्ग, जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी, जिसकी कैप, जिस तरह वो तुर्की लोग गोल गोल घूमते हुए लंबी सी कैप पहनते हैं, वैसी कैप पहने हुए, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद भवें, आर पार उसके देखा जा सकता था। वैसा ही एक इंतहाई बुजुर्ग, खूबसूरत बुजुर्ग सामने खड़ा था। और वो बोला, बेटिया, कहा था ना जब वक्त आएगा हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। आज हम आपसे मिलने के लिए आ गए हैं। और उसी तरह ही उसके सर पे हाथ रखा, जैसे उसकी माँ ने बताया था कि मेरे सर पे हाथ रखा गया, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे हवा लहराती है और बालों को छूती है, ऐसा ही हाथ का लम्स महसूस किया उसने। और इस वक्त भी सामने खड़े उस नेक बुजुर्ग ने उसी तरह उसके सर पे हाथ रखा था। उसी तरह कमरे में रोशनी हुई थी। वही नक्शा था जो उसकी माँ ने खींचा था। तब वो बुजुर्ग उससे मुखातिब हुए, बेटा, जब वो तुम्हारे पास रिश्ते के लिए आया और तो उसने तुम्हें देखा तो उसी वक्त हम घर पर नहीं थे, कहीं गए हुए थे जैसे जाते हैं। लेकिन जब हमें उसके बारे में पता लगा तो उस वक्त हम तुम्हारे सामने नहीं आ सकते थे।
अब तुम्हारे सामने इसलिए आए हैं कि अगर उसको पता लग जाता, क्योंकि वो जिस कबीले से ताल्लुक़ रखता है वो वाकई सरदारों का कबीला है। जिनात के भी सरदार होते हैं, उनके भी कबीले होते हैं, और कबीले का सरदार होता है, वो कबीले के सरदार का बेटा है। मुझे भी अल्लाह ताला ने काफ़ी इल्म अता किए हैं, मैं भी बहुत सारे अलूम जानता हूँ। मैं जान गया था कि वो इस घर तक शहज़ादा पहुँच गया है, वो जिनज़ादा है, लेकिन मैं सामने नहीं आना चाहता था। उसको पता लग जाता कि ये सब कुछ मैंने बताया है, और अगर उसको पता लग जाता कि आप तक मैंने ये सारी बातें पहुंचा दी है, तो हमारे जिनात में भी लड़ाइयां होती हैं, ये फसाद पड़ जाता। इसलिए मैं खुद सामने आए बगैर आप तक ये पैगाम पहुंचाता रहा कि आप उस जिनज़ादे से दूर हो जाएं। और जितना मेरा इल्म है उसकी वजह से उसको ये पता नहीं लग सका कि मैंने आप तक ये पहुंचाया है। और जब वो इस घर में रात को दाखिल हुआ था पहली दफ़ा, तब मुझे पता लग गया था वो बाहर आ रहा है। मैंने उसी वक्त ही घर को छोड़ दिया था ताकि उसको पता ना लगे कि मैं इस घर में रहता हूं। लेकिन सब कुछ जानता रहा, उसकी बातें सुनता रहा, सब कुछ उसको महसूस नहीं होने दिया। और तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा फैसला किया। लेकिन मेरा तुमसे सवाल है, क्या ऐसा हुआ? तुम तो उस वक्त जब वो आम लेके आया था उस वक्त भी शक कर रही थी कि आम तो कहीं से भी लाए जा सकते हैं। तुम अपनी माँ से जब बहस कर रही थी, मैं सुन रहा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ तुमने ये फैसला किया कि तुमने उससे शादी नहीं करनी? तो वो बोली, आपने मुझे कहा था कि वो आंखों में ज़रूर देखना, तो मैं उस लड़के की आंखों में नहीं देख सकी। मेरी शर्म व हया मुझे इसकी इजाज़त नहीं देती थी। लेकिन बाग में जब उसकी वालदा मुझसे मिलने के लिए आई थी, उनकी आंखों में मैंने ज़रूर झांक के देखा था, और देखते ही मुझे पता लग गया था यह किसी इंसान की आंख नहीं है। वो बिल्कुल इंसान से बदली हुई आंखें थी। और उन्होंने जितनी देर वहाँ मौजूद रही थी, एक दफ़ा भी आंख नहीं बदली थी, पलकें नहीं झपकाई थी। और बेशक वो इंसानी रूप में थी, इंसानी आंख ही थी, लेकिन मेरी आंख ने यह जज कर लिया था कि उस आंख में और इंसानी आंख में हल्का सा फ़र्क है। इंसान की आंख इस तरह की नहीं हो सकती। वो जो साथ खड़ी हुई थी, उनकी आंखें भी ऐसी ही थी जैसे हम इंसानों की नहीं होती। बहुत गौर करने पे पता लग जाता है, आम बंदा शायद ना पहचान सके, लेकिन आप गौर करेंगे तो पता लग जाएगा कि आंख तब्दील है। तभी मुझे पता लग गया था आप सच कह रहे थे, वो इंसान नहीं थे। इंसान के रूप में उसकी माँ और वो ख़वातीन आई हुई थी। तभी मैंने फ़ैसला कर लिया, नहीं, मुझे किसी जिनज़ादे से शादी नहीं करनी। तो बोले, और मैं भी इसीलिए बता चुका हूँ, सामने नहीं आ सकता था, उसको पता लग जाता। और मुझे पता था कि अगर आपने इनकार कर दिया वो वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर उसको ये पता लग जाता मैंने कहा है और मेरी वजह से है, तो फिर हम जिनात की एक बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती। वो बहुत ताकतवर कबीले का सरदार का बेटा है। लेकिन बेटी, आज मैं आपसे कुछ कहने आया हूं। उन्होंने एक तस्बीह जो हाथ में पकड़ी हुई थी, बिस्तर पर रख दी। ये मेरी बेटी के लिए है। जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखोगी। जब कभी जिंदगी में मेरी जरूरत पड़े बेटा, इस तस्बीह को उठा लेना। वो सॉरी, एक बहुत बड़ी वो मिस्टेक कर गया, वो चले वैसे ऐड कर देता हूँ। उन्होंने एक वो बताई थी सूरत पढ़ने के लिए कि जब मिलोगी उस शहजादे से, उस लड़के से, तो उसकी आंखों में देखना और इस सूरत को पढ़ना। और जब वो लड़का मिला था तो उस वक्त उन्होंने उस सूरत को नहीं पढ़ा था, लेकिन जब वो बाग में मिलने के लिए गई थी, उनकी आंखों की तरफ देखा था, तो उस वक्त सूरत जब पढ़ा था तो उसकी माँ को बेचैनी होते हुए उसने महसूस कर लिया था। और ये उस बुज़ुर्ग को बताया भी था कि हाँ, मैंने वो पढ़ लिया था और मैंने बेचैनी वो सारा कुछ देख लिया था उनके अंदर। वो पीछे हटना शुरू हो गई थी। खैर, उन्होंने वो तस्बीह दी और कहा, बेटा, जब कभी ज़िंदगी में मुझे बुलाना हो तो इस तस्बीह पे ये वाला लफ्ज़ अल्लाह का कलाम है, इसको पढ़ना इतनी दफ़ा, 3 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है अल्लाह के इस कलाम को। उसके बाद इस तस्बीह को हाथ में पकड़ के ऐसे रगड़ना है, मैं आ जाऊँगा। कुछ देर वो वहाँ पे रहे। उनके आते ही कमरे में खुशबू सी फैल गई थी। कमरा बहुत ज़बरदस्त खुशबू से भरा हुआ था। कुछ देर वहाँ पे रहे और वो चले गए। ज़िंदगी चलती रही, यहाँ तक कि उनके लिए एक रिश्ता आया
और वो रिश्ते से शादी भी हो गई। काफ़ी अरसा वहाँ पे रहे और उसके बाद पाकिस्तान बन गया। महाजबीन उनका शौहर पाकिस्तान आ गए, अपनी हवेलियाँ, अपने बाग, सब कुछ छोड़ के लाहौर में आके आबाद हुए। खत आते रहे थे उनको इंडिया से कि आपके बाग हैं, कम से कम अपने बागों पे भी आके तो संभाल लें। हवेलियाँ सब कुछ छोड़ आए थे, लाहौर में रहते रहे। यहां भी आके किसी के साथ ईमानदार थे। 5 वक्त की जो महाजबीन थी, तहज्जुद गुजार थी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी और उनके शौहर भी 5 वक्त के नमाजी थे। ज़िंदगी गुजारते रहे लेकिन कभी तस्बीह याद नहीं आई, उनके पास रखी रही। हमेशा उनका वो जो ब्रीफ केस, सूट केस था उसके अंदर रही, लेकिन कभी उन्होंने बुलाया नहीं। एक दफ़ा उसको इस्तेमाल किया था। महाजबीन के जो शौहर थे एक दफ़ा बिछड़ गए थे। सऊदीया जब ये लोग उम्रा करने गए थे, नहीं मिले थे, ये वापस आ गए थे। तब उन्होंने उस एक दफ़ा बहुत परेशानी के आलम में, बहुत परेशानी के आलम में एक दफ़ा उस तस्बीह का इस्तेमाल किया था, पढ़ के यूं किया था। और उसके बाद उनके शौहर वापस आ गए थे। बहुत बड़ा वाकया मैं आपको बता रहा हूँ, वापस आ गए थे। ये मेरे ये वाला जो है ना, ये मेरे करीब करीब का है। कहानी तो पुरानी है, उस वक्त तो मैं कहीं उनके पास नहीं था, लेकिन ये हुआ है, करीब करीब था मैं। कहाँ से आए, कैसे आए, कौन छोड़ के गया नहीं पता। बुजुर्ग हो गए थे, तहज्जुद गुजार, 5 वक्त के नमाजी, लेकिन वापस आ गए थे। खुद ही घर पहुंचे थे। पूछा गया था कैसे पहुंचे, उसने कहा मुझे नहीं पता, मुझे कोई छोड़ गया है। कैसे छोड़ गया ये तक नहीं पता। और इस कहानी का, इस बात का उस बुजुर्ग का महाजबीन के शौहर को पता नहीं था, जिनसे उसकी शादी हुई थी, उसको इन स्टोरी का नहीं पता था। और जब वो पहुंच गए, घर खुद ब खुद आ गए और उनसे पूछा गया कैसे आए, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे कोई छोड़ गया, कैसे छोड़ गया मुझे नहीं पता। तो उस वक्त उन्होंने उस तस्बीह का इस्तेमाल किया था। अपने बच्चों से कहा था, हाँ मैंने उस तस्बीह का इस्तेमाल किया है पहली दफा। और इस कहानी की सबसे मजेदार पार्ट यह है, वो तस्बीह अब भी है, यकीन मानिए अब भी है। बहुत सारी बातें हैं जो इसमें कहानी में मैंने स्किप की, नहीं बताई। मैं उनके बहुत करीब तरीन हूं, इस फैमिली के बहुत करीब तरीन हूं। आज भी इंडिया में उनकी हवेलियां हैं। कोई इंडिया से अगर है, मुझसे रब्ता करे तो मैं आपको बता सकता हूं कहां पे उनकी हवेलियां, वो हवेली कहां पे है, वो सारा कुछ मैं बता सकता हूं। सब कुछ बता सकता हूं, मेरे पास तस्वीरें भी हैं वो सारी, वो तस्बीह भी है। तस्बीह कहां है, बस जहां पे भी है तस्बीह, लेकिन ये सच्ची कहानी है। दिल किया तो आगे भी कभी इसकी कुछ और चीजें थी जो मैंने आज मिस की, जान के कर दी। मैंने कहा नहीं यार, नहीं है, बस इतनी काफी है। बड़ा दिल था इस कहानी को सुनाऊं सुनाऊं, नहीं सुनाता था। ये सच्ची कहानी है। वो जो बुजुर्ग थे आए थे, फिर इसको फिर कभी इंशाल्लाह, लंबी हो गई, फिर कभी, क्योंकि बुखार भी है, वीकनेस हो रही है, इसको ज़रूर सुनाऊंगा। उस तस्बीह के बारे में बताऊंगा, उस बुजुर्ग के बारे में बताऊंगा। बहरहाल आज की कहानी को यहीं ख़त्म करता हूँ, लेकिन बहुत कुछ बताना चाह रहा हूँ, लेकिन आगे बताऊंगा। वाह खुदा, ये आप लोग भी अपनी मुझे कहानियाँ सेंड कीजिए जी, इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। और मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, पाकिस्तान का कोड है 009231365550। इस पर अपनी कहानी मुझे लिख के भी भेज सकते हैं, और आप मुझे अपनी कहानी वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। लेकिन आखिरी लफ्ज़ स्टोरी, कहानी या फिर OCS भी लिख सकते हैं। आखिरी लफ्ज़ लाजमी लिखना है, कहानी या स्टोरी, या फिर OCS लिख दें, मैं समझ जाऊँगा और आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। मैं जल्दी से भाग रहा हूँ कहीं, वरना बहुत सारी और बातें निकाल दूंगा। आज की OCS से मज़र मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।